नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं और रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई और क्या इसके रिजल्ट निकले, सारी चीज़ें देखेंगे। तो रूस की क्रांति आप जब पढ़ेंगे तो आपको तो जाहिर सी बात है ये क्रांति रूस में होगी। और रूस का आप लोकेशन भी जानते होंगे, यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। रूस एशिया का सबसे बड़ा देश है और ठीक मंगोलिया चाइना के ऊपर पड़ता है। आप सब जानते होंगे, इतना बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि रूस है कहाँ पे एग्जैक्टली। तो अभी देखते होंगे तो रूस सिर्फ रूस है, पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था, बहुत ही बड़ा था। अभी तो बड़ा है ही, लेकिन पहले जब 1914 1905-4 की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा था। लेकिन बाद में यूएसएसआर जो है टूट टाट करके बच जाता है, रशिया वगैरह बन जाता है। रशिया को हम लोग पहले यूएसएसआर कहकर बुलाते थे। और रशिया का विभाजन कैसे होता है, रशिया में क्रांति कैसे आती है, रशिया में क्रांति कौन लाते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने बहुत सारी क्रांति देख ली, मैंने लास्ट वीडियोस में अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका की क्रांति पढ़ाई, और मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आपको पढ़ाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी पढ़ाया, इंग्लैंड की क्रांति भी मैंने पढ़ाई। आज हम लोग रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड वार फर्स्ट देखा था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में रशिया की भी भूमिका थी, रशिया भी लड़ रहा था एक टीम से, रशिया भी साथ दे रहा था। तो ये भी वर्ल्ड वार वन में इन्वॉल्व था। और वर्ल्ड वार का समय जो था 1914 था, ठीक है। वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो टाइम था 1914 से लेकर 1918 तक था। अभी देख लीजिए, ये 1917 बीच में ही पड़ जाता है। तो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे इसके अंदर रिवोल्यूशन आता है। कैसे आता है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूस की जो क्रांति थी, रशियन रिवोल्यूशन जो था, दो फेज़ में होता है। पहला फेज़ होता है लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, इसीलिए दूसरी फेज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर पहला प्रयास आप भी कोई एग्ज़ाम को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं तो दूसरी प्रयास करते हैं ना। ठीक उसी तरह से इनका जो फर्स्ट फेज़ था वो अनसक्सेसफुल रहा, तो इनका जो रिवोल्यूशन होता है, क्रांति, वो सेकेंड फेज़ में जा कर के कंप्लीट होता है। और दोनों फेज़ में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो आप ये लोकेशन देखिए, ये रहा रशिया, उस समय का यूएसएसआर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको दो कंट्री को मैंने हाईलाइट कर रखा है। पहला है आपका ऊपर में रशिया, इधर है जापान। तो उस समय 1904 एंड 5 की बात कर रहा हूँ, 1904 एंड 5। आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में जाके स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात कब का कर रहे हैं, 1904-5 की, ठीक है। 1904-5 में एक लड़ाई होता है, ये जो है रशिया वर्सेस जापान, एक लड़ाई होता है जिनमें ये जो बड़ा दिख रहा है ना रशिया, आपको लगेगा दिखने में तो बड़ा तो रशिया है, लेकिन बेचारा हार जाता है। जापान, छोटा सा जापान इनको हरा देता है। ये जो पूरी तरह से इसको हरा देता है, और इस हार में रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रशिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है एकदम से चरमरा जाती है, बोल सकते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, प्रभावित होती है इस लड़ाई से। इस लड़ाई में कोई भी लड़ाई कर लो, कुछ ना कुछ तो नुकसान होंगे भाई। अगर आप भी किसी से भी लड़ाई करते हैं तो आपको भी चोट लगता है, कुछ ना कुछ आपको भी नुकसान होता है। तो ये लोग, चूँकि दो देश के बीच की लड़ाई थी, थोड़े बहुत इसको भी क्षति हुई, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा रशिया वालों को, प्रॉब्लम फेस करना, इनकी अर्थव्यवस्था जो थी पूरी तरह से इकोनॉमी इसकी ख़राब हो चुकी थी। और इकोनॉमी ख़राब हो जाएगा तो देश में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अपने आप, क्योंकि जहाँ पे पैसा नहीं रहेगा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड सारी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम बहुत तरह के बनने लग जाते हैं, पैसा नहीं होता है तो। और हाँ, उस समय के जो रूस के जो शासक थे, एम्परर थे, उनको जारा कहा जाता था, ठीक है। जब भी मैं जारा बोलूँ तो आप लोग को दिमाग में खटकना चाहिए, आना चाहिए कि मैं रूस के एम्परर, रूस के राजा, शासक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन रूस अपने शासक को, अपने एम्परर को जारा कहते थे। और जार्ज जो इनका एम्परर था, बहुत ही निर्दयी, निरंकुश, बहुत ही मनमौजी, अपना मन का करने वाला था। जनता से इनको कोई मतलब नहीं था। जनता का दुख कष्ट क्या बीत रही है जनता पे, कौन से क्राइसिस, कौन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, कौन मर रहे हैं भूख से, कुछ मतलब नहीं। इस तरह का ये इनका जार था,
जार मतलब इनके एम्परर थे। फिर एक घटना होती है, याद रखिएगा ये डेट, 22 जनवरी 1905 में एक घटना होती है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है ज़्यादातर रसिया में जो लोग रहा करते थे उस टाइम पे मजदूर लोग रहा करते थे, जनता रहा करते थे, जनता जो थे मजदूर टाइप की थी। तो 22 जनवरी 1905 को मजदूरों का एक संघ बनाया गया, मजदूरों का एक ग्रुप बनाया गया। मजदूर आपस में मिल मिला करके एक ग्रुप बनाए, संघ बनाए, और राजमहल के सामने, ये जो जार का जो महल था राजमहल, उसके सामने जा कर के क्या करने लगते हैं, अपनी समस्या को बताने लगते हैं, लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं। राजा जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग का एक संघ होना चाहिए जो हम लोग का देखभाल करे, गरीबों का एक ग्रुप होना चाहिए, संघ होना चाहिए जो को मेन फोकस करे गरीब का प्रॉब्लम्स पे। ये सारे मांग लेकर के ये लोग राजा के पास चले जाते हैं। तो ये सब जो किसान लोग थे, या फिर बोल सकते हैं जितने भी मजदूर लोग थे, लेबर लोग, वो लोग गए थे राजा के महल में। ठीक है, राजा के महल में गए थे अपनी मांगों को लेकर के। इनको उम्मीद था राजा जी सुनेंगे, तो राजा जी ने सुना नहीं। इन्होंने बहुत ही घटिया काम करा, बहुत ही मतलब निर्दयी पूर्ण काम करा। सब पे गोली से भून दिया, सब पे गोली चलवा दी। और इसी घटना को हम लोग खूनी रविवार कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को हम लोग खूनी रविवार कहते हैं। ये लोग अपनी मांग लेकर गए थे राजमहल के सामने, और राजा जी ने सबको गोली से भून दिया। बहुत ही घटिया कारनामा था उनका, और इसी को खूनी रविवार, ब्लडी संडे भी बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रशियन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, रशियन रेवोल्यूशन को और क्या कह सकते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन का एक और नाम है, रूस की क्रांति को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लासेविक क्रांति, ब्लासेविक रेवोल्यूशन। अभी ब्लासेविक रेवोल्यूशन क्या होता है आप समझ जाइएगा, आराम से ध्यान दीजिए। ब्लासेविक क्रांति कुछ और नहीं है, आप जानते हैं। ये जो ग्रुप इन लोग बनाए थे, जितने भी सर्वेंट उस टाइम पे रसिया में थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, और वही सब अपनी मांग को लेकर के राजा के पास गए थे, तो गोली वगैरह चल गया। तो ये जो ग्रुप बना था उस टाइम पे, उसी ग्रुप को हम लोग ब्लासेविक कहते थे। रशिया के भाषा में उसी ग्रुप को क्या कहा जाता था, ब्लासेविक। तो ब्लासेविक और क्रांति स्टार्ट करने वाले एट द टाइम कौन थे, यही लोग थे। तो क्यों नहीं हम लोग, ये लोग ब्लासेविक लोग थे, तो क्यों नहीं हम लोग इस क्रांति को ब्लासेविक क्रांति कहते। तो इसीलिए ये इस रशियन रेवोल्यूशन को हम लोग ब्लासेविक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, ब्लासेविक क्रांति ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। रूस की क्रांति जो थी एक साम्यवादी क्रांति थी। साम्यवादी का इंग्लिश होता है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट तो आपने सुना होगा, जैसे कि चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। रशिया का जो उस टाइम का जो रेवोल्यूशन चल रहा था, पूरा टोटली जो बेस्ड था, टोटली जो इनका रेवोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर था, बेस था, इन पे ही बेस्ड था, कम्युनिस्ट पे। ठीक है, आधार इनका क्या था, कम्युनिस्ट। ये लोग कम्युनिस्ट को फॉलो करते थे। ठीक है, अभी बहुत सारे लड़कों को समझ में नहीं आ रहा होगा कम्युनिस्ट क्या होता है, बहुत सारे को पता भी होगा। तो जिनको नहीं पता है ध्यान दीजिए, कम्युनिस्ट वह कंट्री होता है जहाँ पर सिर्फ एक पार्टी होती है। भारत जैसा नहीं, बीजेपी कांग्रेस ये सब इस तरह का नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होगी, और उस कंट्री में कम्युनिस्ट जो होगा सुपीरियर होगा, और जितनी भी कामें होगी, रूल्स रेगुलेशन, इकोनॉमिक, जितनी भी चीज़ें होगी, सारा का देखभाल वही एक कम्युनिस्ट पार्टी कर रहा होगा। और सबसे खास बात, कम्युनिस्ट कंट्री में एक चीज़ आप देखेंगे, कम्युनिस्ट कंट्री में जितनी भी आपको है ना सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है। आप कोई भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आपको सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है। आप जो भी कमाएंगे, काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो आपको वेतन मिलेगा। वेतन को आपको कहाँ पे जमा करना पड़ता है, ऑफिस वगैरह, कम्युनिस्ट ऑफिस वगैरह में जाके जमा करना पड़ता है। और फिर क्या करती है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आपकी जो देश की जो भी चला रहे कम्युनिस्ट वाले, वो लोग आपको खुदरा खुदरा कर करके क्या करते हैं, रहने के लिए घर दे देते हैं, खाने के लिए अनाज दे देते हैं, पीने के लिए पानी, सारी चीज़ वो लोग उपलब्ध करा देते हैं। आपको जितनी भी ज़रूरत होगी वो आपको देंगे, ये सरकार आपको देगी। लेकिन आप जॉब का जितना भी कमाएंगे, जितना भी आप कमा रहे हैं, वो ज़्यादा जाके जमा करेंगे कम्युनिस्ट ऑफिस वगैरह, कम्युनिस्ट पार्टी को जमा करेंगे। तो ये खास फ्यूचर होता है कम्युनिस्ट कंट्री का।
आप कितना भी कमा लो, आप मान ले जाए कोई बंदा 1 लाख कमा लेता है, तो इसमें जानते हैं 70% ये लोग रख लेते हैं, आपके पास बचता है बस 30,000। 30,000 आपके घर में बचेगा। 70% 1 लाख आपने कमाया, ठीक है, 1 लाख में ये लोग 70,000 कम्युनिस्ट वाले ले जाते हैं, और इनके बदले ये लोग देते क्या हैं? इसके बदले सरकार आपकी देखभाल करती है, आपकी हेल्थ हॉस्पिटल वगैरह में खर्चा उठाती है, और सारी चीज़ें, खाना पीना हो गया, सारी चीज़ें ये लोग देखभाल करती है। तो बोल सकते हैं कम्युनिस्ट कंट्री के पास तो पैसे बहुत हो जाएंगे, क्योंकि जो भी कमा रहा है कोई भी इंडिविजुअल, वो पूरा का पूरा किन के पास जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। तो सरकार के पास तो पैसे बहुत हो जाएंगे। कम्युनिस्ट कंट्री की एक बहुत ही बड़ी खराबी होती है, नो मनी नो कंट्री, ठीक है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये रशिया एक बहुत ही बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था उस समय का, नो डाउट बहुत ही बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था, उनके पास पैसे भी बहुत थे, लेकिन जब लड़ाई वगैरह हुआ तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने लगा, इनके पास पैसे वगैरह कम हो गए, और पैसे कम हो गए तो इनके पास कम्युनिस्ट जो कंट्री था, लोग, आम जनता जो थी, जिनको ये लोग फुलफिल कर रहे थे नीड, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, अभी इनके पास पैसा बचा ही नहीं, तो ये फुलफिल नीड कैसे करेंगे? सबका नहीं कर पाएंगे, और जनता वगैरह चिल्लाने लगेगी, खाना नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, दो, ठीक है, जनता वगैरह चिल्लाने लगी। और इसी कारण फिर ये जो रशिया है ना, यूएसएसआर है ना, टूट जाता है बहुत सारे भागों में, बहुत सारे भागों में यूएसएसआर टूट जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में, कम्युनिस्ट कंट्री में अगर पैसा नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है, और दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी तो इसी तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा कि आपके देश से लोग अलग होने लगेंगे। रशिया से बहुत सारे देश अलग हो गए और फिर अपना देश का निर्माण किए, ठीक है। तो पैसा बहुत ज़रूरी है कम्युनिस्ट पार्टी में, नहीं रहेगा तो फिर दिक्कतें आ जाएगी, आम जनता आपसे उब जाएगी, बोलेगी ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी किस काम की जो खाने की भी नहीं दे रही है। तो आई होप समझ गए होंगे, कम्युनिस्ट का काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना ज़्यादा पैसा उतना अच्छा कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री, जितना कम पैसा कम्युनिस्ट कंट्री बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और कम्युनिस्ट कंट्री में आपको मात्र 30% पैसे रखने हैं, 70% सरकार ले जाती है, आपके जॉब के, आपकी कमाई के, आपके बिजनेस के, ओके। इस तरह का कम्युनिस्ट कंट्री होता है। चाइना फॉर एग्जांपल एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन चाइना में जो कम्युनिस्ट वाला सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी कम्युनिस्ट जो है ना, वो भी 3-4 तरह की होती है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, साम्यवादी कितने तरह की होती है हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बस इतना ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। इस रूस की क्रांति का, सॉरी, ये रिपब्लिक रेवोल्यूशन कहाँ से निकल गया, एक मिनट। इस रूस की क्रांति का जो मेन हीरो है, जिन्होंने इस रूस की क्रांति को स्टार्ट करा, रूस की क्रांति की नींव रखी, जो नींव रखता है वही मेन हीरो होता है, ठीक है। तो इस रूस की क्रांति का जो मेन हीरो है, मुख्य भूमिका जो इन्होंने निभाई है, उनका नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। मेन हीरो लेनिन थे भाई, इन्होंने ही इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करा। तो सबसे बड़ा जो योगदान है इस रूस की क्रांति में, सबसे बड़ा जो योगदान है इस रूस की क्रांति में लेनिन का ही है, ठीक है। और इनके साथ और भी थे, ट्रोट्स्की, इन्होंने भी इनका साथ दिया था, और इनके समर्थन में एक कार्ल मार्क्स थे, इनका ही एक किताब था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब से सीख करके लेनिन ने कम्युनिस्ट कंट्री के लिए सोचा, कम्युनिस्ट दिमाग लगाया और रशिया को कम्युनिस्ट बनाने की सोचा, ठीक। आपको ध्यान में रखना है, कार्ल मार्क्स का एक किताब था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें कम्युनिस्ट कंट्री के बारे में, कैसा कम्युनिस्ट कंट्री होगा, कैसे कम्युनिस्ट कंट्री में रूल्स रेगुलेशन होंगे, उस बुक्स में सारा दिया था। तो लेनिन ने रशिया को कम्युनिस्ट बनाने का जो पूरा दिमाग लाया, इस किताब को पढ़ के लाया, और किताब जो था कार्ल मार्क्स का किताब था, ठीक है। तो आपसे ये याद रखिएगा, इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा योगदान जो है लेनिन का है। लेनिन का साथ देने के लिए एक ट्रोत्स्की थे, और इनको जो पूरी तरह से प्रेरणा मिली थी वो एक किताब थी, और किताब का जो राइटर थे कार्ल मार्क्स थे।
कॉल मार्क्स जो थे उन्होंने किताब लिखी थी, उसी किताब को पढ़ करके लेनिन ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। लेकिन लेनिन जो था ना, उसकी इस किताब में कम्युनिस्ट के बारे में दिया गया था सारा, लेकिन लेनिन ने क्या करा, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करे। इस किताब में जो लिखा गया है एज इट इज़ इन्होंने फॉलो नहीं किया, इन्होंने थोड़े बहुत अपने मॉडिफिकेशन करे और ये अपना नया कम्युनिस्ट विचारधारा लाएं। ठीक है, इस किताब में जो कम्युनिस्ट के बारे में पढ़ा लिखा गया था पढ़ने के लिए वो तो था ही, लेकिन इसका आधार बेस रख करके इन्होंने सारी चीज़ें नॉलेज पढ़ ली इस किताब से। अब नॉलेज पढ़ने के बाद ये अपना कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नया कम्युनिस्ट विचारधारा रसिया में लाते हैं और रसिया को कम्युनिस्ट बनाते हैं। तो सिंपल सी लॉजिक है यार। जब लड़ाई हुआ था जापान से तो बहुत सारे लोग मतलब गरीब लोग वगैरह अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे, भूखमरी से जूझ रहे थे। और हाँ, ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ये लोग भाग लिया था रसिया, उसमें भी ये लोग 2 लाख से ज़्यादा इनके सैनिक मराए थे। और सैनिक कोई और नहीं, इनकी आम जनता ही होती थी। आम जनता ही थोड़े बहुत ट्रेनिंग करके सैनिक बन जाते थे, तो बहुत सारे लोग मराए थे, तो वो भी एक कारण था। तो लेनिन जो था ना, ये सारी चीज़ें देख रहा था और देखते देखते उसका भी मन भी आया। फिर इन्होंने आवाज़ शुरू किया, आवाज़ उठाना राजा के खिलाफ। और आवाज़ उठाते उठाते ये रिवॉल्यूशन का रूप ले लेता है। और इस रेवोल्यूशन में लेनिन क्या करता है, ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था, निर्दयी गवर्नमेंट था, अपना मनमौजी गवर्नमेंट था, उनके आवाज़ उठाना स्टार्ट कर देता है इनके खिलाफ। और हाँ, इनको जो रेवोल्यूशन का प्रेरणा कहाँ से मिला, इंस्पिरेशन, रशिया में रेवोल्यूशन होना चाहिए ऐसा इनके अंदर दिमाग में आया कैसे? इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रखा था, इन्होंने देखा था कैसे फ्रेंच वालों ने रेवोल्यूशन करा, बदलाव लाया, फ्रांस को इतना डेवलप करा। तो ये जो लेनिन थे उन्होंने पूरा तरह से प्रेरणा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से इनको मिली थी। तो यहाँ पर देखिए, इनके जो राजा थे ना, बहुत ही निर्दयी थे, ऑटोक्रेटिक थे, मनमौजी थे और पावर का मिसयूज किया करते थे, करप्ट थी, पूरी सरकार करप्ट थी। तो यही सारी करप्ट सरकार, इनसफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो था, जो लोग देखभाल करने के लिए जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थे, ये सारी चीज़ें लेनिन को इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने का कारण बनती है। लेनिन का मन उबिया जाता है, बोलता है ऐसे नहीं चलेगा भाई, इसको बदलना पड़ेगा, ये राजा को बाजा बजाना पड़ेगा। और राजा जो था, ये नाम रहा पिंक कलर में, खजर निकोलस II। तो मैंने वीडियो को शुरू में बताया था, जार, वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। ठीक है, द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो ट्रेजरी लो, वहाँ के जो लोग थे लेबर टाइप के लोग रहा करते थे, वही सारी चीज़ें लिखी गई है, मैंने बता दिया था। सोशल फ्रीडम नहीं हुआ करता था, मतलब मौलिक अधिकार इनके पास नहीं था, पूरा कुछ नहीं। ऑल रशियंस वेयर फोर्स टू सपोर्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च, और सभी रशियन को फोर्स किया जाता था जो चल रहा है उसी को सपोर्ट करने के लिए, ऑर्थोडॉक्स चर्च वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, ऐसा सिस्टम था उन लोग के पास। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। और मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया, यह जो रेवोल्यूशन है 2 चरणों में होती है, 2 फेजेस में होती है। दोनों फेजेस जो है इम्पोर्टेंट है। पहला फेज में क्या होता है, ये जो उस टाइम का जो राजा था निकोलस II था। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था, उस रसिया के राजा को, रसिया के एम्परर को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। ये देखिए जार है, ठीक है, तो राजा को जार कहा जाता था। उस समय का जो राजा था जार निकोलस II था। क्योंकि लेनिन वगैरह तो गरमाए हुए थे, लेनिन के साथ जितने भी मजदूर भाई थे, लेबर वगैरह थे, सभी अपना ग्रुप बना करके प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे राजा के खिलाफ। तो लेनिन ने ठान रखा था, ये राजा का तो हम लोग बाजा बजा ही देंगे एक दिन। तो इन्होंने निकोलस का बाजा बजाया। पहला स्टेज जो हुआ इस रेवोल्यूशन का, पहला चरण, उसमें इस राजा कर को क्या किया, पूरी तरह से गद्दी से हटा फेंका, उखाड़ के फेंक दिया, बोला तुम अब राजा नहीं रहेगा, तुम जाओ भागो। और जैसे ही राजा चल गया तो पूरी तरह से जो पावर थी अभी किनके पास आ जाएगी, अभी राजा तो देश में है नहीं, तो पूरी तरह से जो पावर थी आ जाती है लेनिन के हाथों में, लेनिन या फिर कम्युनिस्ट लोगों के हाथों में। कम्युनिस्ट में क्या है ना, किसी एक के पास अधिकार नहीं होता, पूरी जनता के पास अधिकार होता है। तो कम्युनिस्ट कंट्री में किसी एक के पास अधिकार नहीं होता है। तो लेनिन के पास तो अधिकार था ही, लेनिन के साथ जितने भी मजदूर भाई थे इनके पास भी थोड़े बहुत अधिकार आ गए देश को चलाने के लिए। तो राजा तो अभी बाजा बज गया, चल गया, इसको गद्दी से ओवरथ्रोन कर दिया गया, हटा दिया गया। और उस समय में इनकी जो देखिए, रशियन में संसद भी हुआ करता था, पार्लियामेंट इनके अंदर हुआ करता था, और इनके पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते थे। ठीक है,
ड्यूमा। इनके सांसद को क्या कहते थे? ड्यूमा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लेनिन वगैरह जो थे ना, राजा के खिलाफ तो आवाज़ उठाए ही, राजा के खिलाफ इनने आवाज़ उठाया, राजा को गद्दी से उठा के भी फेंका। लेनिन ने भी अपना एक ग्रुप बनाया जिसको हम लोग ब्लाशोविक बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप बनाया, मजदूरों का ग्रुप, यूनियन बनाया एक। और यह यूनियन जो है फिर आगे चल करके ये संसद में जाते हैं, संसद में भी ये अपना मांग रखते हैं, कहते हैं हम लोग का एक ग्रुप होना चाहिए संसद में जो कि हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश में जो मजदूर भाई हैं उनके देखभाल के लिए एक मजदूरों का ग्रुप होना चाहिए जो मजदूरों की देखभाल करे, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दे। तो ये ड्यूमा में ऐसा इन्होंने ड्यूमा में भी मांग करा, राजा से भी मांग करा। चूंकि राजा ने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो राजा का वाजा फिर आगे चल के बच जाता है। ध्यान नहीं दोगे तो फिर लेनिन खतरनाक आदमी था भाई, लेनिन को हल्के में ले लिया, इसीलिए तो इसको गद्दी से हटाना पड़ा, हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये पहला स्टेज में बस इतना ही होता है, राजा जो जार था उसको हटा दिया गया, जार निकोलस हटा दिया गया। अभी दूसरा स्टेज देखिए, रशियन रेवोल्यूशन का दूसरा चरण। दूसरा चरण भी उसी साल के नवंबर महीने में होता है और इसमें एक नए फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट का गठन होता है, निर्माण होता है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट। क्वेश्चन बनता है भाई, दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट कौन सा है? तो यूएसएसआर या फिर रसिया। ठीक है, बताइएगा। तो वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट का निर्माण किया जाता है और करने वाले जो हैं लेनिन हैं, और उस कम्युनिस्ट स्टेट का जो नाम है उसको हम लोग ब्लोशेविक बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था इस रेवोल्यूशन को, रशियन रेवोल्यूशन को ब्लोशेविक रेवोल्यूशन कहते थे। अभी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि ब्लोशेविक रेवोल्यूशन क्यों कहते थे, क्योंकि इनके ग्रुप को ही ब्लोशेविक बोला जाता था। अब बात करते कुछ कारण, थोड़े बहुत कारण आपको आइडिया आ गया होगा कि इस रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने का कारण राजा का ठीक नहीं होना, ये पहला कारण आप बोल सकते हैं। दूसरा कारण ये था, मैंने आपको ये भी बताया, रशिया जो था ना इन्वॉल्व था, इनका जो रेवोल्यूशन चल रहा था 1917 में चल रहा था, लेकिन 1914 से लेकर के 1918 तक क्या चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में बीच में 17 आ जाता है, यहाँ पर रशिया इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और रशिया इन्वॉल्व था तो रशिया में बहुत सारे लोग लड़ रहे थे इस फर्स्ट वर्ल्ड वार को, और रशिया की बहुत सारी सेना इसमें मारी जाती है, बहुत ही नुकसान होता है रशिया को। रशिया को कोई लेना देना था ही नहीं था, ये बीच में जाके ऐसे ही लड़ रहा था। मतलब इस लड़ाई, जो लड़ाई मेन लड़ाई था, जर्मनी का था, फ्रांस का था, और उधर से यूके वगैरह का था। रशिया को इस लड़ाई में आना ही नहीं गया था, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं था, नुकसान भी नहीं था। सोचो ना, रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ फ़ायदा हुआ लड़ करके? सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। जहाँ पे आपको कोई फ़ायदा ना हो वहाँ पे जाके अपना मुंह नहीं लगाना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तो ये गलती किया रशिया कि उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जाके खुदा साथ दिया, इसको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, ऊपर से बहुत सारे इनके सैनिक मारे गए, बहुत नुकसान हुआ रशिया को। तो बोल सकते हैं रशियन रिवॉल्यूशन का जो इमीडिएट काउज है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनकी जो जितनी भी डिस्टर्बेंस हुआ था, डिफीट हुआ था, हार हुआ था, वही बना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। इनकी जो आर्मीज थी, लैग्ड आर्म्स, इनकी आर्मीज बहुत कम हो गई थी, सारे लोग मरा गए थे इनकी आर्मी वगैरह। ठीक है, प्राइस सोड हाई एंड द इकोनॉमिक्स वाज सैम्बल्स, इनकी अर्थव्यवस्था वगैरह, प्राइस वगैरह, सारा चीज़ चरमरा गया, ख़राब हो गया, चीज़ों की दाम बढ़ने लगी और इकोनॉमी तो ख़राब होनी ही थी। ठीक है, जापान की भी लड़ाई हुई थी ना, जब रशिया ने जापान से भी लड़ाई किया तो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जाके लड़ाई किया तो इकोनॉमिक इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो लड़ाई जब जब भी करेंगे तो आपके देश में इकोनॉमी वगैरह डाउन जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, रशियन रेवोल्यूशन बिगैन विथ मार्च रेवोल्यूशन। बिगेन मतलब होता है शुरू होना, तो रशियन रेवोल्यूशन जो है इनकी शुरुआत मार्च रेवोल्यूशन से होती है, जो कि फरवरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं इसको। दो नाम है इसके, मार्च रेवोल्यूशन एंड फरवरी रेवोल्यूशन। तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट को दो नाम दिए गए हैं, मार्च रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन। और यह नाम अकॉर्डिंग टू ओल्ड रशियन कैलेंडर, रशिया का जो पुराने कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग यह नाम दिया गया था। मार्च फरवरी रेवोल्यूशन इसलिए दिया गया है, 1917 मार्च फरवरी में ही का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसलिए नाम दिया गया है। ओके, और जगह का नाम अगर पूछ लिया जाए कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर देखिए पिटोरगार्ड से शुरू हुआ था, लेकिन ये पिटोरगार्ड आज के टाइम पे नहीं है।
ये रेस्ट इन पीस हो चुका है। पेट्रोल गार्ड का नाम बदल दिया गया है, अभी उसको हम लोग लेनिन गार्ड बोलते हैं। लेनिन गार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेनिन ने ही ये स्टार्ट किया था, तो लेनिन के नाम पे ये कैपिटल है, रशिया का कैपिटल है लेनिन गार्ड। देखिए, द रशियन कैपिटल लेनिन गार्ड। और लेनिन गार्ड एक महान इंसान है, लेनिन, उनके नाम पे पड़ा है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ना, इस रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था, उसको हम लोग मार्च फरवरी रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट होने का समय मार्च फरवरी था। और ये जो स्टार्ट हुआ था रशिया के राजधानी कैपिटल से स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग पहले पेट्रोगार्ड कहते थे, लेकिन अभी उसका नाम बदल के लेनिन गार्ड कर दिया गया है। और पहले चरण में राजा निकोलस जो था, जार निकोलस, उसको पूरी तरह से एब्डिकेट किया जाता है। उसके बाद इनकी हत्या भी हो जाती है। इनको राजगद्दी से तो उठा फेंका ही जाता है, पहली चीज। और थोड़े देर बाद इनको जा करके रिवोल्यूशनरी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, इनकी हत्या भी जा करके कर देते हैं। लेटर किल्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज। तो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, रिवोल्यूशनरीज लोग थे, वो भी आम लोग थे। उनकी भी पति पत्नी की जान गई थी, बच्चे की जान गई थी, तो ये लोग गरमाए हुए थे, जान ले लेते हैं बेचारा राजा का। राजा ने ही तो गोली चलवाया था ना, याद करो, खूनी रविवार, ब्लडी संडे। तो इसकी बदला लेना था, मार के बदला ले लेते हैं आम जनता, रिवोल्यूशनरीज लोग, लेबर लोग। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो गई, राजा निकोलस वगैरह तो मारा गया, गया काम से, इसका हिस्सा खत्म। उसके बाद आते हैं ए प्रोविजनल गवर्नमेंट कंपोज्ड ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, मेनेक्सेविक ग्रुप्स अंडर द सक्सेसिव प्रीमियरशिप ऑफ प्रिंस लोबोव एंड देन अलेक्जेंडर क्रांस्की, लॉस्ट ग्राउंड टू द रेडिकल विंग ब्लोसोविक ग्रुप। अभी देखिए यहाँ पर, जब ये राजा मराया निकोलस, जार निकोलस मराया, उसके बाद प्रिंस लोबोव एंड अलेक्जेंडर क्रांस्की नाम के फिर दो और नया पैदा हो गया। और ये लोग दो ग्रुप था उस समय पे, एक था मेनिसेविक ग्रुप और ब्लोसेविक ग्रुप। ब्लोसेविक ग्रुप वही सब हम लोग नहीं, मतलब जो जितने भी लेबर लोग थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, लेनिन का जो ग्रुप था ब्लोसेविक ग्रुप। तो ये दोनों भिड़ जाता आपस में, ठीक है। फिर बाद में ब्लोसेविक ग्रुप की जीत हो जाती है, और जब जीत होती है तो सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का निर्माण भी हो जाता है, जो कि यह पार्टी किसकी देखभाल करेगी? लेबर वगैरह का। उसके बाद सोशलिज्म है। सोशलिज्म आपको मैं कोई अदर वीडियो में पढ़ा दूंगा, यहाँ पे इसको डिस्कस करना अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको कोई अदर वीडियो में इसके डिटेल में समझाऊंगा इसको। सोशलिज्म में यहाँ से क्वेश्चन बस एक ही बढ़ेंगे। 1848 में कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये याद करिए, यही किताब है जिसको पढ़ करके लेनिन ने रशिया में रेवोल्यूशन लाने की सोची। थोड़ा सा ज्ञान लिया इस किताब से लेनिन ने, उसके बाद ये स्टार्ट किया रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति को। तो ये किताब जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है और लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट लाइन फिर दिया गया है, मैंने शुरुआत में आपको बताया है, रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति दो फेज़ में होती है। पहला फेज़ में जार निकोलस की गद्दी से हटाया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। दूसरा फेज़ में फिर आके कम्युनिस्ट वगैरह बनता है। तो ये देखिए दूसरा फेज़ जो है, दूसरा फेज़ को हम लोग नवंबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं। अब बेसिक सा लॉजिक लगाइए, सेकेंड फेज़ जो स्टार्ट हुआ था इस रेवोल्यूशन का नवंबर में हुआ था, 7 नवंबर को हुआ था, इसीलिए हम लोग नवंबर रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं। और कभी कभी इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन। और पहला फेज़ जो था फरवरी में स्टार्ट हुआ था, फरवरी मार्च में, इसीलिए हम लोग उसको देखिए शुरू में दिया होगा फरवरी रेवोल्यूशन एंड मार्च रेवोल्यूशन कहते थे। तो पहला फेज़ था ये। सेकेंड फेज़ इसका नवंबर में स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए नवंबर रेवोल्यूशन कहते हैं। और यह जो है पूरी तरह से रशिया का जो पुराना कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग ये नाम है। उसके बाद ये जो प्रिंस लोबोव एंड क्रेंस्की का जो गवर्नमेंट था रशिया में, वो हटाया गया। लेनिन ने इसको भी हटाया, बोला तुम भी ज़्यादा ढेर उड़ रहा है, ठीक है। क्रेंस्की गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन, मतलब हटाया गया, एंड द अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन अ काउंसिल ऑफ कम्युनिस्ट्स। कम्युनिस्ट लोग के हाथों में सारा जो अथॉरिटी था आ चुका था, सारा का सारा पावर किनके हाथ में आ चुका था? कम्युनिस्ट बोले तो मिनिस्टर्स के हाथ में आ चुका था, विथ लेनिन एज द प्रीमियर। लेनिन एज अ प्रीमियर मतलब लेनिन एज अ लीडर। मिनिस्टर तो होंगे लेकिन लीडर कौन होगा? लेनिन होगा। और सारा का सारा अथॉरिटी कम्युनिस्टर्स के हाथ में आ चुका था। कम्युनिस्टर्स को आम भाषा में मिनिस्टर्स कहते हैं। तो अभी रशिया का जो देश का देखभाल करने वाले हैं, मिनिस्टर देखभाल करेंगे, राजा वाजा सब गया।
उसके बाद आगे चल के एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी वही पार्टी हो जाती है जो लेनिन के द्वारा बनाई जाती है और इनके अंदर इनके सारे मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं और मिनिस्टर वगैरह ही पूरे देश को चलाते हैं। तो वो सारी चीज़ें बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग बोल्शेविक भी कहते हैं, ठीक है। तो 1917 में इनके जा कर के नवंबर में इनका रेवोल्यूशन सफल होता है। फिर 1917 से लेकर 1920 में जब इनके पास अथॉरिटी आ जाती है, कम्युनिस्ट लोग, लेनिन के जितने भी मिनिस्टर है, लेनिन के पास अब पावर आ चुका था, अथॉरिटी आ चुका था, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुधार की। इन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए किनके अगेंस्ट, इंटरनल एनिमीज, काउंटर रिवोल्यूशनरीज, दे वर कॉल्ड फॉर्मल लैंडलॉर्ड, जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल मतलब धन था, और जितने भी ऑफिसर थे, जार ऑफिसर मतलब सरकारी ऑफिसर्स ईटीसी, सब के खिलाफ एक्शन लिया गया। सभी करप्ट लोगों को पहले तो बोला तुम जाओ बेटा, तुम घूस लेने वाले पहले मतलब हटाया गया। जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे जिनके पास कोई एक इंसान था उसका 100-100 बीघा खेत था, तो इनके लैंड को छीना गया, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया गरीब लोगों में। और जिनके पास बहुत ज़्यादा धन थी, धन को भी छीना गया, कैपिटलिस्ट लोगों का धन फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया गरीबों में। इस तरह से कम्युनिस्ट कंट्री वगैरह का आगे चलता है। बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए हैं जो गलत काम करते पकड़ाए गए, बहुत सारे को देश से बाहर निकाला भी गया, एग्जीक्यूटेड, जार एंड हिज फैमिली वेयर किल्ड, बहुत सारे लोगों को जान भी लेनी पड़ी, ठीक है। तो जैसी करनी वैसी करनी। और जो ये बोल्शेविक पार्टीज थी, बोल सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, अब इसी पार्टी जब बना था तो इसका पार्टी का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग आए, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन का विरोधी भी उस टाइम पे बहुत सा था। अब जब भी आप कोई भी सक्सेस पा लेंगे, सक्सेसफुल अपने लाइफ में हो जाएंगे, तो आपके दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो इनके भी दुश्मन बन गए थे उस समय पे। बहुत सारे लोग जो थे इनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। द बोल्शेविक एक्सटेंडेड देयर अथॉरिटी, इन्होंने अपना अथॉरिटी धीरे धीरे पूरे देश में फैलाया और पूरे देश को संभाला। और यही सभी देख करके जो एंटी बोल्शेविक पार्टीज थी, जो इनके अगेंस्ट में जो पार्टीज थी, इनके खिलाफ बोलने लगी। तो इनके खिलाफ बोलेंगी तो यही सारे चीज़ होगा ना, दे वेयर किल्ड, दे वेयर अरेस्टेड, होश ठिकाने सबका ला दिया गया। हाँ, आई होप समझ गए होंगे। तो 1920 में ये सारे प्रोसेस हुआ, सबको अरेस्ट वगैरह किया गया, मारा गया, किल किया गया। उसके बाद 1923 का टाइम आता है। ध्यान से देखिए, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, सोवियत संघ का निर्माण होता है। कैम इनटू द पिक्चर, कैम इनटू द बिगिन, स्टार्ट होता है। और कहा जाता है यह जो यूनियन ऑफ सोवियत यूएसएसआर है, यह मजदूरों का देश है, वर्कर्स का देश है, लेबर्स का देश है, पीजेंट का देश है। यहाँ पर क्योंकि चूंकि रसिया में उस टाइम पे वर्कर्स, काम करने वाले लोग, मजदूर लोग, लेबर लोग बहुत ज़्यादा रहने करते थे, इसीलिए उस देश को हम लोग रिपब्लिक ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट भी कहा करते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी सोचना चाहिए कि लेनिन के पास तो पावर आ गया, लेनिन के जितने भी मिनिस्टर थे, जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी, उनके पास अथॉरिटी आ गया। अभी वो क्या क्या कर सकते हैं, तो देश की जितनी भी डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन है, सारा ये लोग लिया करते थे, लेनिन के पार्टीज वगैरह लिया करती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई बड़े बड़े फैक्ट्री है, प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है बहुत ही बड़ा बड़ा, तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान रहता था, इंटरफियरेंस रहता था। कम्युनिस्ट पार्टी के बिना आप अनुमति लिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर सकते थे। तो प्रोडक्शन में हो गया, इंक्लूडिंग लैंड, फैक्ट्रीज, माइनिंग वगैरह जो होता है, खुदाई वगैरह, बैंक सेक्टर में, रेलवेज वगैरह में, सभी जगह, ऑलमोस्ट सभी जगह कम्युनिस्ट पार्टी अपना जलवा दिखाने लगी। वाज विजिटेड इन द स्टेट्स, ओके। तो इस तरह से अपना सारा मतलब जो जिम्मेदारी था कम्युनिस्ट पार्टी ने निभाया। सारे चीज़ों को इन्होंने देखा, सारे सेक्टर पे ध्यान दिया। और यूएसएसआर का निर्माण तो इन्होंने ही किया है। और यूएसएसआर का जब निर्माण इन्होंने किया, यूएसएसआर को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, कॉमन नाम इनका है, सोवियत रशिया भी कहते हैं या फिर रशिया भी कहते हैं। यूएसएसआर को ही रशिया कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। यूएसएसआर को शॉर्ट में अगर बोलना रहे, कौन इतना लंबा चौड़ा नाम बोलेगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, किसके पास इतना टाइम है, सब शॉर्ट में इसको रशिया बोलता है। उसके बाद 1923 में यूएसएसआर का निर्माण हुआ, ठीक है।
देन क्या होता है, 1924 आता है, 1923 के बाद 1924 आता है। 1924 में लेनिन, जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी, सब कुछ करके उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है, डाइड। लेनिन डाइड इन 1924, अब्बास सक्सीडेड बाय स्टालिन। लेनिन मरा, उसके बाद स्टालिन आया पिक्चर में, ठीक है। तो लेनिन ने बहुत बड़ा काम किया। 1917 में स्टार्ट किया था इन्होंने रिवोल्यूशंस, ठीक है। लेनिन ने तो 1905 वगैरह में ये स्टार्ट कर दिया था। फिर 1917 से स्टार्ट किया, 1923 तक ये लोग रहा, सारी चीज़ें देखी, यूएसएसआर वगैरह बना करके फिर लेनिन चल जाता है, चल बसता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर लेनिन जाता है तो स्टालिन आता है। लेनिन के बाद इनका सक्सेसर कौन आता है, स्टालिन। फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी को देखभाल करता है, कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनता है स्टालिन। और इनका टाइम है 1924 से लेकर के 1953। इसकी जो नीतियाँ थी थोड़ा बहुत लेनिन से बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी यार। लेनिन को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने बहुत चीज़ किया, यूएसएसआर वगैरह बनाया, मज़दूरों के लिए बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन स्टालिन का कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन था जो कि अच्छा नहीं था। तो इन्होंने भी अच्छा काम किया लेकिन कुछ ख़राब कामें भी की। तो इस तरह से लेनिन का जो पिक्चर है ना ख़त्म हो जाता है, बेचारे का मृत्यु हो जाता है। और लेनिन से जुड़ी चीज़ें कुछ बातें याद रखिएगा। लेनिन वही इंसान है जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करा। रेवोल्यूशन का मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है। और रशियन रेवोल्यूशन 2 फेज़ में होती है। पहले फेज़ में जो राजा निकोलस था उसकी गद्दी से हटाया जाता है, उनकी मृत्यु की जाती है। सेकेंड फेज़ में फिर क्या होता है, सोवियत संघ का निर्माण होता है। सोवियत संघ बोले तो ब्लोशेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके निर्माण करते हैं लेनिन। और लेनिन की फिर जो ये स्टार्ट होता है ना 1917 में ही इनका रेवोल्यूशन कम्प्लीटली नवंबर आते आते तक कंप्लीट हो जाता है। रशियन रेवोल्यूशन का लास्ट जो फेज़ है नवंबर में आके ये कंप्लीट हो जाता है, रशियन रेवोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। फिर 1917 से लेकर के 1923 तक ये फिर लेनिन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है पूरा देश को चलाता है। जो भी गलत चीज़ें उनको खिलाफ एक्शंस लेता है, अरेस्ट करता है, लोगों को जेल में डालता है, लोगों की हत्या करता है जो ख़राब लोग थे। फिर 1924 में आकर के 1924 के 22 जनवरी को, ठीक है, 1924 के 21 जनवरी, सॉरी 22 बोल दिया मैंने, 21 जनवरी को फिर किनकी मृत्यु हो जाती है, तो लेनिन मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। अब आते हैं उसके बाद स्टालिन। मॉडर्न रशिया का निर्माता किनको कहा जाता है, तो मॉडर्न रशिया का जो आधुनिक रूस है उसका निर्माता स्टालिन को ही कहा जाता है, ठीक है। रेवोल्यूशन स्टार्ट भले लेनिन ने किया था, लेकिन मॉडर्न रशिया का जो बनावट है, मॉडर्न रशिया का जो डेवलपमेंट है, रशिया आज इतना डेवलप है, सारा का सारा श्रेय स्टालिन को जाता है। रशिया बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में डेवलप है, आप भी देखते होंगे बहुत ज़्यादा। और इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है रशिया आज के डेट में। फिर आगे चल कर के मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कम्युनिस्ट कंट्री की एक बहुत ही बड़ी खराबी होती है पैसा। अगर कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री में अगर पैसा नहीं होगा, पैसे की कमी हो जाएगी, तो वहाँ की जनता लोग का नीड कौन फुलफिल करेगा। कम्युनिस्ट कंट्री में सारा का सारा जो पैसा होता है कम्युनिस्ट लोगों के पास होता है, और वही सभी लोगों को, पूरी जनता को पैसा वगैरह दिया करती है, खाना, घर, रहने का घर, खाने के लिए अनाज, बहुत सारी चीज़ें जो है सारा का सारा जिम्मेदारी रहता है कम्युनिस्ट पार्टी के पास। कम्युनिस्ट कंट्री का यही खराबी है कि उनके पास, कम्युनिस्ट पार्टी के पास पैसा का कमी हो गया। पैसा का जब कमी होगा तो आम जनता जो लोग हैं वो अपना डिमांड कैसे फुलफ़िल करेंगे, खाने के लिए कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास था नहीं। सारा पैसा ये लोग जमा करते जा रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के पास, सारा जितना भी कमाते थे सब इनको देते जा रहे थे। और इन्होंने वादा किया था कि मैं आपका सारा नीड जितना भी है मैं फुलफ़िल करूँगा, लेकिन इनके पास अब पैसा ख़त्म हो जाता है तो इनका नीड तो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। यही सब कारण होता है ना। 1991 का समय आता है, 1923 भूल जाओ, अभी 1991, ठीक है। 1991 में जो यूएसएसआर है वो टूट जाता है, बहुत सारे सोवियत यूनियन जो है कोलैप्स हो जाते हैं और बहुत सारे कंट्री नए नए निर्माण हो जाता है। सोवियत यूएसएसआर टूट करके बहुत सारे कंट्रीज़ का निर्माण होता है। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे होंगे ये उस टाइम का 1991 के पहले का यूएसएसआर है, जो एक हुआ करता था, सोवियत यूनियन था, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 1991 में,
ठीक है। 1991 में इसका विभाजन हो जाता है, ये अलग हो जाता है, इसका कुछ देश इससे टूट करके अलग अलग हो जाते हैं, नया देश बन जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट देश बन जाते हैं। तो ये हुआ क्यों, इसके कारण क्यों था? पहले आप ये देखिए कि पहले ये कितना बड़ा था। अभी मैं दिखाता हूँ 1991 के बाद रसिया कैसा दिखता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो रेड कलर में आप देख रहे होंगे, ये आज का रसिया है, मॉडर्न रसिया ये आज है, ठीक है, मॉडर्न रसिया इसको बोलते हैं। और इतना सारा जो देश बना है, 1 2 3 4 टोटल 12 13 14, ठीक है, 15 देश टूट करके इनसे निकला है। पहले ये इतना बड़ा था भाई, इतना बड़ा ये पहले था, लेकिन 1991 में ये सारे अलग हो गए, एक इंडिपेंडेंट देश बनाए। इंडिपेंडेंट देश का नाम है आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया का एंड कजाकिस्तान। ये सारे जो भी देख रहे हैं आप, लिथुआनिया, लातविया, बाल्टिक कंट्री जितने भी हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, जो पाकिस्तान की बगल वाले पार्ट्स हैं, सारा के सारा ये जो 15 देश टूटकर बना है, पहले एक ही में था। जैसे कि इंडिया में पाकिस्तान कैसे अलग हुआ है, उसी तरह से ये जो यूएसएसआर से ये सारे अलग हो गए। और अलग होने के कारण देखते क्या क्या कारण अगर हो सकते हैं। तो 1991 में ये अलग हुआ। 1991 से पहले 1990, 1927, 28 में ऐसा कुछ दिखता था, लेकिन 1991 में ये अलग हो जाता है इतना सारा, 15 देश में टूट जाता है ये, और रसिया बच जाता है इतना इधर। ओके, तो कारण पूछा जाए तो बता दीजिएगा। सबसे पहले तो स्टालिन जो था ना, लेनिन की तरह नहीं था। स्टालिन थोड़ा लेनिन से उलट था यार। इनका जो विचारधारा था, इनका काम करने का जो ढंग था, स्टाइल था, बिल्कुल ही जनता के अकॉर्डिंग नहीं था। कह सकते हैं इनका जो डिक्टेटरशिप था ना, डिक्टेटरशिप बोले तो तानाशाही। ये जो स्टालिन था, लेनिन के मरने के बाद जो आया था स्टालिन, वो डिक्टेटरशिप बहुत ही मतलब ज़्यादा करने लगा, तानाशाही बहुत ही ज़्यादा करने लगा। और इनकी तानाशाही से आम जनता फिर से दबाव में आने लगी, फिर से गुलाम जैसा महसूस करने लगी। जो लेबर पार्टी बना था, जितने भी मजदूर थे रसिया में, फिर से वही वाला चीज़ शुरू हो गया। इनके तानाशाही से सभी लोग फिर से परेशान हो गए। और इसी तानाशाही का कारण, पहला कारण यही माना जाता है, स्टालिन का तानाशाही रूप बनता है। स्टालिन के बाद फिर स्टालिन मरता है तो फिर और भी लोग आते हैं इनके सक्सेसर, वो लोग भी स्टालिन का ही चीज़ फॉलो करता है। स्टालिन जैसे तानाशाही कर रहा था, तो इनका सक्सेसर भी स्टालिन की तरह तानाशाही करता है, जो कि आगे चल करके विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बढ़ता है। और कम्युनिस्ट कंट्री का सबसे बड़ा खराब जो होता है, पैसा अगर नहीं होगा तो कम्युनिस्ट कंट्री टूटनी लाजमी थी। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करे आर्मीज़ पे, नेवी पे, एयरक्राफ्ट्स पे, ड्रोन वगैरह बनाए, बहुत परमाणु बहुत ज़्यादा बनाए इन्होंने, बहुत ज़्यादा परमाणु बनाए अमेरिका को काउंटर अटैक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें में पैसे लगती है, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए, ठीक है। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए तो पैसा नहीं रहेगा तो कम्युनिस्ट कंट्री में प्रॉब्लम आ जाएगी और टूट जाएगा फिर। तो ये भी दूसरा कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। पैसे की कमी के कारण टूट गया इनका देश, 15 भागों में टूट गया, ठीक है। तीसरा कारण ये माना जाता है, तीसरा कारण भी पैसे की कमी ही है। तीसरा कारण में इन्होंने क्या करा ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेस वगैरह में जाने की इन्होंने देखा, हिस्की करा। अमेरिका का देख रहा था, अमेरिका के बहुत ज़्यादा जहाज़ वगैरह जो स्पेस में जा रहा है, बहुत सारे रिसर्च इन लोग कर रहे हैं। तो ये लोग भी बहुत सारे स्पेस रॉकेट्स वगैरह बनाने लगे, उनमें भी बहुत सारा पैसा इनका गया, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। और बहुत सारा पैसा खर्च होगा तो इनका बैंक बैलेंस एकदम ख़त्म हो जाएगा। बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो कम्युनिस्ट कंट्री का सबसे ख़राब पैसा ही है, पैसा नहीं रहेगा तो टूट जाएगा। तो ये भी कारण बोल सकते हैं, इन्होंने पैसा खुल के उड़ाया। और चौथा रीज़न आप बता सकते हैं कि ये टूटा क्यों। चौथा रीज़न इसका ये होगा, कोल्ड वार। आप जानते होंगे कोल्ड वार क्या है। कोल्ड वार दो देशों के बीच लड़ा गया था। उस समय के दो ही पावरफुल देश थे, अमेरिका एंड रशिया। इन दोनों के बीच कोल्ड वार चल रहा था। और कोल्ड वार में क्या था ना, रशिया चाहता था कि पूरे जो जितनी भी पूरा देश है, पूरे देश पे मेरा राज हो। अमेरिका चाहता था पूरे देश पे मेरा राज हो, पूरा वर्ल्ड मेरा हो। रशिया कहता था पूरा वर्ल्ड मेरा हो। दोनों इसी में लड़ते रहते हैं आपस में। लड़ाई करेंगे तो लड़ाई में जाहिर सी बात है इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा, इकोनॉमी असर पड़ेगा तो फिर देश टूटना जाहिर सी बात है। पैसा है तभी कम्युनिस्ट देश है,
ठीक है। तो कोल्ड वार को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक है और यहाँ पर ना पढ़ करके हम लोग एक लेक्चर पे पढ़ेंगे, तो वो आपको पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चौथा रीज़न है और भी बहुत सारे रीजन्स है, ठीक है। ये 4 रीज़न मैंने जो बताया है, चारों रीज़न एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो पहला रीज़न मैंने आपको ये बताया, ये जो था ना स्टालिन बहुत ही खचड़ा था, तानाशाही था, डिक्टेटरशिप बहुत इनका ख़राब था, आम जनता को गुलाम बना के रखता था। दूसरा रीज़न मैंने बताया, इन्होंने आर्मीज़ वगैरह, नेवीज़ वगैरह, पनडुब्बी वगैरह बनाने में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करा, पैसा नहीं होगा तो कम्युनिस्ट कंट्री कैसे चलेगा भाई। थर्ड रीज़न भी मैंने बताया, इन्होंने बहुत सारे एरोनॉटिकल जो स्पेस वगैरह में जाती हैं, जहाज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह बनाए, होड़ में लगा हुआ था हम अमेरिका से ज़्यादा बनाएंगे। इसमें भी पैसा बहुत ज़्यादा इनका खर्च हो गया। पैसा खर्च होगा तो फिर कम्युनिस्ट कंट्री में तो पैसा चाहिए भाई, तो दिक्कत हो गई। फोर्थ रीज़न बताया कोल्ड वार। कोल्ड वार जो था सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। कोल्ड वार ने इनको अलग कर दिया, रातों रात इनको अलग कर दिया भाई, रातों रात ये इतना 15 कंट्रीज़ में यूएसएसआर टूट गया। और ये जो है ना क्रिसमस डे की दिन टूटा था, 25 दिसंबर को टूटा था, 25 दिसंबर 1991 को। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियोज़ में हम लोग इस टॉपिक को भी डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।